Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का और इसका टाइटल है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन के बारे में हम अपने इस चैप्टर नंबर 11 में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से अगर आप लोगों के जो प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट हैं अगर क्लियर हैं तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का वर्ड जब भी आया तो हमने ये डिस्कस किया था एडिशन ऑफ फास्फेट को कहा जाता है, लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फास्फोराइलेशन का वर्ड इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का बनना ये फास्फोराइलेशन कहला रहा होता है, क्योंकि एटीपी बनती कैसे है कि हमारे पास एडीपी के मॉलिक्यूल होते हैं। एडीपी के मॉलिक्यूल में हम फास्फेट ऐड करके एटीपी बना रहे होते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास एटीपी का बनना ऑक्सीजन की वजह से हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब ऑक्सीजन की वजह से कैसे होगा इसको डिटेल से हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जो रेस्पिरेटरी चेन से रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आज भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन रेस्पिरेटरी चेन में हो रही होती है, जो लास्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और रेस्पिरेटरी चेन मौजूद कहाँ होती है? इस वजह से ये बात लिखी गई है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज कपल्ड विद रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन की लोकेशन जैसे हमने कल डिस्कस की थी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन कंजक्शन विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेटरी चेन जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है वही जगह है जहां ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ने होना है। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बेसिकली काम कैसे करती है? एटीपी यहां बनते कैसे हैं? सीक्वेंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, थोड़ा सा ब्रीफली आज भी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा किया। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में वैसे तो फोल्ड्स होते हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा समझाना था इस वजह से इसको मैंने स्ट्रेट ड्रा किया है। अच्छा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और दरमियान में जो स्पेस मौजूद है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह, इसको हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है जिसमें क्रिस्टी होते हैं, जिसमें फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। फोल्ड्स से क्या मुराद है कि यहाँ ऐसे ये फोल्ड्स होंगे जिनको हमने क्रिस्टी कहा था, ये ऐसे फोल्ड्स होते हैं, ये क्रिस्टी है। तो रेस्पिरेटरी चेन इन क्रिस्टीज के अंदर लगी होती है। जैसे ये मैंने रेस्पिरेटरी चेन यहाँ भी ड्रा कर दी है। तो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है और ये NADH और FADH2 मुसलसल प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जो NADH और FADH की आगे रेस्पिरेटरी चेन से गुजरना है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ब्रीफली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि NADH टूटता है और इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज तोड़ता है, NAD बनते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन बनते हैं प्लस हाइड्रोजन बनते हैं, ठीक हो गया। और फिर ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को ट्रांसफर कर देते हैं और हमने डिस्कस किया था जब NADH के इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को जा रहे होते हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की निकलती है। उसके बाद कोएंजाइम Q से जब साइटोक्रोम B की तरफ जाता है तो यहाँ कोई एनर्जी की एमिशन नहीं होती। फिर साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की तरफ जब जाता है तो यहाँ से भी एनर्जी निकलती है। उसके बाद CAA3 में कोई एनर्जी नहीं निकलती और उसके बाद जब A से O2 की तरफ जाता है यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाता है तो यहाँ से भी एनर्जी निकलती। लेकिन जब हम FADH2 की बात करते हैं तो ये चूंकि प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ दो जगह एनर्जी निकल रही होती। अब ये एनर्जी लास्ट लेक्चर में जहाँ भी एनर्जी निकल रही थी हम वहाँ ATP शो करते थे। हालांकि यहाँ ATP नहीं बनते, लेकिन इसको शो क्यों किया जाता है? उसकी क्या लॉजिक है? उसकी वजह ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे,
ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन को पंप करने के लिए इस्तेमाल होती है बाहर की तरफ। तो यानी आप ये समझ लें कि अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं तो वो बाहर की तरफ यहाँ से जाते हैं, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और फिर ये जो हाइड्रोजन जहां जहां से एनर्जी निकल रही है, यानी एक यहाँ से एनर्जी निकल रही है तो यहाँ से हाइड्रोजन जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जाएंगे और यहाँ से, क्योंकि इस पंपिंग के लिए चाहिए होती एनर्जी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से सारे हाइड्रोजन चले जाते हैं बाहर की तरफ। अब बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है। अब ये सारे हाइड्रोजन आयन फिर एटीपी सिंथेज के जरिए से वापस आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और हमें पता है कि जब चीज हाई से लो की तरफ आती है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आती है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन, वो यहाँ एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी एटीपी सिंथेज के पास एडीपी का मॉलिक्यूल है प्लस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, एनर्जी की कमी होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? जो हाइड्रोजन आयन बाहर गए थे वापस आए, जब एनर्जी रिलीज की तो वो एनर्जी फिर ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस। इसकी डिटेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे जब हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन केमी ऑस्मोसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के अंदर वो सारा प्रोसेस इसी तरह होता है कि एक तरफ लेवल हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा हो जाता है, दूसरी तरफ कम हो जाता है। जब ज़्यादा से कमी की तरफ आते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस प्रोसेस को हमने केमी ऑस्मोसिस कहा था। दोबारा मैं थोड़ा सा बता दूं, ऑस्मोसिस बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो आमतौर पे वाटर की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसको केमी ऑस्मोसिस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ वाटर की मूवमेंट नहीं होती, यहाँ केमिकल्स की, प्रोटॉन्स की, हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट हो रही है, हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट हो रही है। हाँ, फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वो सारा प्रोसेस कंट्रोल होता है लाइट की वजह से, इस वजह से उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। और यहाँ जो सारा प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से कंट्रोल हो रहा था। यानी इलेक्ट्रॉन उस वक्त मूव करना शुरू होगा जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगी। ये बिल्कुल इसी तरह हम जब भी किसी यानी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हमें पहले मंजिल डिसाइड करनी होती है, हमने जाना यहाँ। अगर किसी को मंजिल का ना पता हो और वो सफ़र स्टार्ट कर दे, उसको तो हम कहते हैं आवारागर्द है। यानी आम तौर पे एक प्रॉपर सफ़र उस वक्त होता है जब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस जगह जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करना उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब ऑक्सीजन आ चुकी होती है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन ना आए तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयन बाहर ही नहीं जाएंगे तो वापस आके एटीपी नहीं बने। इस वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जो एटीपी का बनना है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा होता है। हाँ, एक डिफरेंस अक्सर आ जाता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में डिफरेंस लिखिए। फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड फोटो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में तो एक डिफरेंस तो बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो फोटोसिंथेसिस में होता है और ये रेस्पिरेशन में हो रहा है। और जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है आमतौर पे, और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, वहाँ जो मूवमेंट हुई थी वहाँ भी प्रोटॉन मूव करते थे, लेकिन वहाँ की जो मूवमेंट हुई थी वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की जो स्पेस है और बाहर स्ट्रोमा, इनके दरमियान में मूवमेंट हुई थी। यानी स्पेस से स्ट्रोमा की तरफ हाइड्रोजन आयन जाते हैं और फिर स्ट्रोमा से वापस स्पेस में आते हैं, तब एटीपी बनती है। लेकिन यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में जाते हैं, लेकिन किसके से गुजर के जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से गुजर के जाते हैं। तो ये डिफरेंस चार आप लोग लिख सकते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, oxidative phosphorylation synthesis of ATP in the presence of oxygen,
फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में होती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये सेलुलर रेस्पिरेशन में होती है। उसके बाद जो फोटोफॉस्फोराइलेशन उसकी लोकेशन है क्लोरोप्लास्ट, और जो ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो लोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और उसमें यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो केमियोस्मोसिस होती है बिटवीन थैलाकॉइड स्पेस एंड स्ट्रोमा होती है, और जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो केमियोस्मोसिस हो रही होती है वो बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस हो रही होती है। तो यही बात बुक ने लिखी है कि मैकेनिज्म इसका भी केमियोस्मोसिस है। केमियोस्मोसिस का मतलब क्या है, पहले प्रोटॉन बम्प करके ऊपर जाते हैं, हायर लेवल अचीव होता है, फिर ऑस्मोसिस के जरिए से वापस आते हैं, एटीपी सिंथेस से गुजरते हैं, एटीपी बनता है। तो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कि जब प्रोटॉन से मुराद यहाँ हाइड्रोजन आयन है, इसकी डिटेल भी हम पहले डिस्कस कर चुके। तो यहाँ मूवमेंट होती है, मूवमेंट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। अच्छा, ये जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस पढ़ा है, इसमें हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ स्टेजेस में होती हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास चार किस्म की फेजेस हमने डिस्कस की। पहली ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद लिंक रिएक्शन जिसको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या फिर उसको क्रेब्स साइकिल, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, तीन तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बनती है, जो रेस्पिरेटरी चेन में फिर उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लें। ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट बनी थी वो 2 एटीपी, वैसे 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, 2 एटीपी हमारे पास यहाँ बने थे। अच्छा, 2 एनएडीएच यहाँ बने थे। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी 2 एनएडीएच। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 एनएडीएच बना था, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना, लेकिन मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, वो जो सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो 1 पायरुविक एसिड के साथ हमने चलाया था। तो अगर सपोज 1 पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में 1 NADH एक CO2 बने, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH 2 CO2 बनेंगे। अच्छा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में ओवरऑल जब क्रेब्स साइकिल हुआ तो 3 NADH बनते हैं, 1 FADH2 बनता है, और 2, चूंकि अगेन फिर हमारे पास पायरुविक एसिड 2 थे, इस वजह से हम सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 ATP बने हैं, 6 NADH बन जाएंगे, 2 FADH, 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। फिर रेस्पिरेटरी चेन अगर आ जाए तो इसमें जो 1 NADH वो 3 ATP बनाता है, और 1 FADH2 2 ATP बनाता है। ये हमने डिटेल में कल भी डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद अगर टोटल हम NADH की बात करें तो 2 NADH ये, 2 NADH ये, 6 NADH ये, तो 10 NADH हमारे पास यहाँ बनेंगे। उसके बाद अगर हम FADH2 की बात करें तो सिर्फ यहाँ 2 FADH2 बने, तो ये 2 FADH2 हमने यहाँ से। अगर 10 NADH, 1 NADH 3 ATP बनाते तो 10 कितने बनाएंगे, 30 बनाएंगे। अच्छा, 2 FADH अगर 1 2 बनाते हैं तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 2 ATP आते हैं क्रेब्स साइकिल से, ये वाले, और 2 ATP आते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो टोटल हमारे पास जो ATP की प्रोडक्शन है वो आमतौर पे 38 होती है, जो पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। तो ये 38 ATP हैं जो पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से गुजरता है, तो हमारे पास जो नेट जो टोटल ATP प्रोड्यूस होते हैं वो 38 होते हैं। अच्छा, बाद में 36 भी कहा गया, बाद में 30। उसकी लॉजिक ये है कि जब ये 2 NADH का मतलब क्या है कि 6 ATP का बनना, 2 NADH का मतलब क्या है, 6 ATP, लेकिन इनमें से जो 2 ATP हैं वो जब पायरुविक एसिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रियल में, और इसने यहाँ आना होता है, तो तब ये इस्तेमाल हो जाता है। इस वजह से अगर हम देखा जाए तो जो हमारे पास नेट ATP हैं वो 36 प्रोड्यूस होते हैं। वैसे अगर इन यहाँ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हो पहले प्रीवियस प्रोसेस में, तो ओवरऑल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 38 बन। तो 36 और 38 दोनों फिगर मुख्तलिफ बुक्स के अंदर लिखे गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जो आपके आखिरी डायग्राम है इस चैप्टर की, कि हाउ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड। क्या रेस्पिरेशन हर वक्त चलती रहती है सेल के अंदर?
इज कंट्रोल्ड, क्योंकि सेल की एक्टिविटी इस सिचुएशन के लिहाज से बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल्स की अगर हम बात करें, रिलैक्स कंडीशन में एनर्जी कम चाहिए, और जब इंसान फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कभी एटीपी ज़्यादा चाहिए होंगी, कभी एटीपी कम चाहिए होंगी। अब रेस्पिरेशन अगर एक ही स्पीड से चलता रहे तो जब एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी तो एटीपी एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, और सेल कभी फजूल चीज़ें अपने पास रखता नहीं है। तो हमारे पास जितने भी सेल हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है, वो हर प्रोसेस को कंट्रोल्ड मैनर में चला रहे हो। कंट्रोल्ड मैनर से क्या मुराद है, जब ज़रूरत पड़े उस वक्त एटीपी बनना स्टार्ट हो, और जब वो थोड़े से लिमिट को क्रॉस करें एटीपी बनना रुक जाएंगे। अब ये सवाल ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनना कब स्टार्ट होते हैं और एटीपी बनना कब रुक जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एटीपी ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो एटीपी का बनना रुक जाएगा, अगर एटीपी ज़रूरत से कम होंगे तो ऑटोमेटिकली एटीपी बनना स्टार्ट होंगे। तो ये मैंने ओवरऑल सारा प्रीव्यू ड्रा किया है। ग्लाइकोलाइसिस होती है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें, बुक में डिटेल तो लिखी हुई है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ डायरेक्टली बना दी, जहाँ जो जो पॉइंट हमें चाहिए थे वो हमने लिखे हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में एक एंजाइम कन्वर्ट करते हैं जिसका नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो मेन रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन है, कि इसने पूरी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना। पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल को एंजाइम बनता है। तो यहाँ वो एंजाइम जो ये प्रोसेस परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। एसिटाइल को एंजाइम ए आ जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और फिर अपनी मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड बनाते हैं, NADH बनाते हैं, FADH बनाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस होने की, डायरेक्टली, तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं दो, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। लेकिन जो पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए का बनना है, इसमें कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं, डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से अगर बुक में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस से एरो आके यहाँ लिखा गया कि एटीपी बन रहे हैं, लेकिन पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम के दरमियान में कोई एरो नहीं लगा। तो इसका मतलब है यहाँ कोई एटीपी, हाँ क्रेब्स साइकिल में भी डायरेक्टली बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो बनते ही एटीपी है। ठीक है, तो 3 जगह एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के जरिए से एटीपी बनते हैं। ठीक, इन 2 जगह पे ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होती, इसमें डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप लोग जहन में रखेंगे। अगर हमारे पास एटीपी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़रूरत जो ही लिमिट क्रॉस होती है तो ये ज़्यादा अमाउंट एटीपी की इस फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को ब्लॉक कर देती है, जिससे आगे सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जो ही ये प्रोसेस ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिकली एटीपी बनना क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। दूसरी चीज, अगर NADH की अमाउंट ज्यादा हो जाए तब भी ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को जाके इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सारा क्रेब्स साइकिल रुक जाता है। तो इस वजह से जो एटीपी का बनना है वो काफ़ी हद तक 90% रुक जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इनहिबिटर्स हैं रेस्पिरेशन के, एटीपी का जो ज़्यादा लेवल है और NADH का जो ज़्यादा लेवल है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें रुक जाएं, सपोज एटीपी के ज़्यादा होने से फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इनहिबिट हो गया, तो ये सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर ये रिएक्शन रुक जाए तो सिट्रिक एसिड का बनना भी क्या ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिट्रिक एसिड का जो लेवल था ज़्यादा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। जब एक लिमिट से कम होता है तो ये सिट्रिक एसिड का कम लेवल इसको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं, अब ये फिर सारा प्रोसेस बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। पहले इनहिबिटर्स की बात करें तो हायर लेवल ऑफ एटीपी या हायर लेवल ऑफ NADH ये इनहिबिटर्स हैं, और लोअर लेवल ऑफ सिट्रिक एसिड ये एक्टिवेटर है।
रेस्पिरेशन का। हाँ, एटीपी और एनएडीएच में फ़र्क है। एटीपी का जो हायर लेवल है ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज को ब्लॉक करता है और एनएडीएच का हायर लेवल पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज को ब्लॉक करता है। तो ये बार दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। सिंपल आंसर, हायर लेवल ऑफ एटीपी इनहिबिट द फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, सेलुलर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो गई। इंक्रीज द हायर लेवल ऑफ NADH, सेलुलर रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाएगी। लोअर लेवल ऑफ सिट्रिक एसिड सेलुलर रेस्पिरेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आई थिंक 2017 में या 18 में सर्वोदय बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि ये हमारे पास जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में NADH और ATP या सिट्रिक एसिड का क्या रोल है, इसी तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11, बहुत मुश्किल चैप्टर लेकिन कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फिर बड़े आसानी से ये तैयार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।